नमस्कार। देखिए, इतिहास में कुछ कहानियां साम्राज्यों के बनने और बिखरने की होती हैं, और कुछ कहानियां होती हैं पूरी तरह से बदल जाने की, एक काया पलट की। कभी सोचा है कि एक 500 साल पुराने साम्राज्य को एकदम मॉडर्न जमाने में लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता होगा? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में। यहाँ पर था माणिक्य राजवंश, जिन्होंने सदियों तक एक ऐसी विरासत बनाई जो वाकई में बहुत अनूठी थी। तो चलिए, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इस राजवंश के स्केल को देखते हैं, इसके 500 साल लंबे सफर को। देखिए, ये कोई छोटा मोटा शासन नहीं था। हम बात कर रहे हैं लगभग 1400 ईस्वी से लेकर भारत में विलय होने तक की। मतलब 5 सदियों से भी ज्यादा वक्त तक माणिक्य के राजाओं ने त्रिपुरा साम्राज्य पर राज किया। 5 सदियां, ये बहुत लंबा समय होता है। और उनकी हुकूमत सिर्फ आज के त्रिपुरा तक ही सीमित नहीं थी। उनका कंट्रोल असम से लेकर बांग्लादेश तक के बड़े इलाकों पर था। इससे साफ है कि वो उस रीजन की एक बहुत बड़ी ताकत थे। लेकिन इस राजवंश की खासियत सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं थी। उन्होंने एक ऐसी मिलीजुली यानी कॉम्पोजिट कल्चर को बढ़ावा दिया जिसमें लोकल आदिवासी परंपराओं और हिंदू धर्म का एक बड़ा ही अनोखा संगम देखने को मिलता था। लेकिन जैसा हर महान साम्राज्य के साथ होता है, यहां भी बदलाव का एक दौर आया। और ये बदलाव शुरू हुआ 1862 में, जब गद्दी पर एक ऐसे राजा बैठे जिनकी सोच वक्त से काफी आगे थी। नाम था उनका महाराजा बीरचंद्र माणिक्य। इन्हें ही आधुनिक त्रिपुरा का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न त्रिपुरा माना जाता है। इनके आने से राज्य में एक नए युग की शुरुआत हुई। तो सवाल ये है कि महाराजा बीरचंद्र ने आखिर ऐसा क्या किया जिसने त्रिपुरा का नक्शा ही बदल दिया। चलिए देखते हैं उनके सुधारों को, जिन्होंने इस राज्य के लिए एक बिल्कुल नई मॉडर्न नींव रखी। सबसे पहले तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब शासन व्यवस्था को पूरी तरह से बदल डाला। ब्रिटिश भारत का जो मॉडल था ना, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो सारे मॉडर्न सरकारी ढांचे लागू किए जो एक नए दौर के लिए जरूरी होते हैं। और इसी कड़ी में साल 1871 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। राजधानी अगरतला में त्रिपुरा की पहली म्युनिसिपैलिटी स्थापित की गई। ये शहरी शासन में एक मील का पत्थर था। और उनके सुधार सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं थे। नहीं, उन्होंने समाज में सदियों से चली आ रही बुराइयों पर भी चोट की। दास्ता यानी स्लेवरी जैसी प्रथा को खत्म किया, और सबसे जरूरी, शिक्षा पर बहुत जोर दिया। लेकिन बीरचंद्र का दौर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल रिफॉर्म्स के बारे में ही नहीं था, बल्कि ये कल्चर और आर्ट के लिए भी एक बेहतरीन समय था। इस दौर की कहानी ना उस समय के सिक्कों में भी दिखती है। इन सिक्कों पर अक्सर एक ताकतवर शेर का निशान होता था। ये शेर, जो मां दुर्गा का वाहन भी है, इस राजवंश की शक्ति और पहचान का प्रतीक बन गया था। और यहीं पर एक बहुत ही यूनिक परंपरा सामने आती है। सोचिए, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में त्रिपुरा उन गिने चुने राज्यों में से एक था जो अपने सिक्कों पर राजा के साथ साथ रानी का नाम भी लिखवाता था। यह बहुत बड़ी बात थी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे साफ पता चलता है कि उस दरबार में शक्तिशाली रानियों का कितना असर था। इनमें से कई रानियां मणिपुर के मेतेई शाही परिवार से आई थीं, और उन्होंने यहां आकर कल्चर और सामाजिक विकास को बहुत बढ़ावा दिया। बीरचंद्र ने आधुनिकीकरण का जो ये रास्ता बनाया था ना, उसी ने आगे चलकर त्रिपुरा के सबसे बड़े ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखी। तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो विलय का रास्ता भी साफ हो गया। उस वक्त अपने नाबालिग बेटे की तरफ से रीजेंट महारानी कंचन प्रभा देवी ने आगे बढ़कर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए और त्रिपुरा को आधिकारिक तौर पर भारत से जोड़ दिया। और बस उसके बाद अगले 2 दशकों में त्रिपुरा ने एक रियासत से एक यूनियन टेरिटरी और फिर आखिरकार भारत के एक पूर्ण राज्य बनने तक का सफर पूरा किया। तो इन सब से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि महाराजा बीरचंद्र माणिक्य की जो विजन थी वो कितनी जरूरी साबित हुई। उनके सुधारों ने ही वो जमीन तैयार की थी जिस पर त्रिपुरा आसानी से एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक भारत का हिस्सा बन सका। तो त्रिपुरा की ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि कैसे एक पुराने राजवंश की विरासत, उसकी लेगेसी, आज भी एक मॉडर्न स्टेट की पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को शेप करती रहती है।